हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीकली अपडेट वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स एंड लेट्स गेट अ ब्रीफ ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। सो इन एनवायरनमेंट सेक्शन एक स्टडी आया है वाइल्ड एशियाटिक, जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग जिन्हें ढोल भी बोलते हैं, एंड टाइगर के कोएग्जिस्टेंस से रिलेटेड। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टडी के हाईलाइट्स, देन जो पॉपुलेशन है ढोल की उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे मानस नेशनल पार्क इससे एसोसिएटेड है, हैबिटेट कंजर्वेशन स्टेटस एक्सेट्रा क्या है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन क्रिकेट्स जो होते हैं दे यूज फोनोटैक्सिस टू अट्रैक्ट मेट्स। तो ये फोनोटॉक्सिस क्या होता है एंड ये क्रिकेट्स क्या होते हैं, इनका पॉपुलेशन क्या है, फीचर्स क्या होते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं नहीं, ये सब हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। Then there was another news saying that 2023 is on the course of being the warmest year on the record. So हम ये डिस्कस करेंगे लास्ट ट्रेंड्स क्या रहे हैं और पुराने ट्रेंड्स के हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि वार्मेस्ट ईयर इसे किन बेसिस पे कहा जा रहा है, किन पैरामीटर्स को जो है 2023 क्रॉस करने वाला है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन इन इकोनॉमी सेक्शन सेंटर अनवेल्स ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट। ये जो ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट है इसके क्या फीचर्स हैं और क्या 8 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जो हैं जो इसमें कवर होंगी, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Then in polity section, there was a full-fledged article on scheduled areas of India and what is the status and the state of India scheduled area in today's time period. तो हम वो जानेंगे कि उस आर्टिकल में क्या था। And then we will discuss scheduled area जो होते हैं आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, भूरिया कमेटी का क्या रोल रहा है, शेड्यूल्ड एरिया गवर्न कैसे होते हैं और वे फॉरवर्ड क्या है शेड्यूल्ड एरिया के लिए, हम ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन आयर की अगर बात करें तो ऑपरेशन अजय जो है वो बहुत न्यूज़ में रहा है, क्योंकि सिटीजन जो है इजराइल की सिचुएशन के बाद इवैक्यूएट वहां से करवाने पड़े थे। तो ऑपरेशन अजय क्या है, रीसेंट पास्ट में हमारे क्या ऑपरेशंस रहे हैं सिमिलर लाइंस पे, उनको डिस्कस करेंगे। देन अ न्यू फेरी सर्विस हैज बीन स्टार्टेड टू श्रीलंका। उसका इम्पैक्ट क्या है, क्यों पहले फेरी सर्विस जो श्रीलंका तक जाती थी वो बंद करी गई थी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देन इन हेल्थ सेक्शन स्ट्रोक्स जो थे वो दोबारा न्यूज में थे कि स्ट्रोक्स की वजह से जो डेथ का नंबर है वो कितना है, क्या चीजें बेसिकली ये जानेंगे स्ट्रोक कंडीशन होती क्या है, कैसे इंपैक्ट करती है। 6.6 मिलियन लोगों को इंपैक्ट किया था 2020 में एंड एक्सपेक्टेड है कि 9.7 मिलियन जो लोग हैं 2050 तक इससे अफेक्ट होंगे। इससे एसोसिएटेड कंसर्न्स क्या है, कॉमन रिस्क कौन से एसोसिएटेड है, सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं इसको कॉम्बैट करने के लिए, वो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन इन डिफेंस सेक्शन एयरफोर्स ने एक न्यू एनसाइन जो है लॉन्च किया है, क्योंकि उनकी 91st एनिवर्सरी थी। तो उस साइन के बारे में जानेंगे बेसिकली क्या चेंजेस हुए हैं। देन इंडिया एंड इटली के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट के की हाईलाइटेड एरियाज क्या रहे हैं, इंडिया एंड इटली का बोल सकते हैं पहले कैसा बायलैटरल रिलेशन रहे हैं, वो सब हम इस न्यूज में डिस्कस करेंगे। Then World Arthritis Day was celebrated on 12th of October. Basically हम जानेंगे World Arthritis Day सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, अर्थराइटिस होता क्या है, इसे कैसे ट्रीट करते हैं या प्रिवेंशन क्या है, वो सब हम इस डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इंडिया का रैंक हंगर इंडेक्स की अगर बात करें, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है 2023 का, उसमें 111 आया है आउट ऑफ 125 कंट्रीज। सो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी में आ गया है कि इंडिया ने थोड़ा सा रिस्पांस ऐसे दिया है कि वी आर नॉट रिलाइंग ऑन दिस इंडेक्स, क्योंकि मेथोडोलॉजी जो यूज की है उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। तो क्या इंडिया का रिस्पांस रहा है जीएचआई रिपोर्ट 2023 के लिए, वो जानेंगे। जीएचआई रिपोर्ट होती क्या है, बेसिकली कैसे कैलकुलेट होता है एंड इंडिया का रीसेंट डेटा रिलेटेड क्या है, क्या फैक्टर्स होते हैं जीएचआई में, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस न्यूज में डिटेल में। So let's begin the video with the very first news, which is in environment section, and it is related to the coexistence of Asiatic wild dog and tigers. So basically, overlapping prey availability or habitat suitability could dictate a positive association between dholes and tigers. ये study में आया है, जिसकी वजह से facilitate हो पाता है coexistence. Even cooperative behaviors देखे गए हैं दोनों ही species में इस new study के हिसाब से। ये जो पेपर आया था ये था Do Dholes Segregate Themselves from Their Simpertrites, habitat use and carnivore coexistence in the tropical forest. This was the name of the paper which was published and this study was given in this paper only. And ये जो सिम्पेट्रिक होता है इसका मतलब होता है जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट स्पीशीज होते हैं, पॉपुलेशंस होते हैं उनके आसपास विद इन द सेम और ओवरलैपिंग जोग्राफिकल एरियाज, उस चीज उसके लिए ये टर्म यूज किया जाता है। दैट मीन्स एक जोग्राफिकल एरिया जहाँ पे आप बोल सकते हैं एनिमल प्लांट स्पीशीज इन सब की पॉपुलेशन ओवरलैपिंग तरीके से रहती है, दैट मीन्स को एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है। अब साइंटिस्ट ने स्टडी किया था डोल्स को 3 फेजेस में, दैट मीन्स इट स्टार्टेड इन अप्रैल 2017 और ये स्टडी मई 2019 तक चली है। एंड मानस नेशनल पार्क में ये स्टडी किया गया था। तो आपको ये नेशनल पार्क याद रहना चाहिए दैट द स्टडी इज रिलेटेड टू मानस नेशनल पार्क।
एंड अगर एम की बात करें तो द एम वाज टू असेस द रिलेटिव अबंडेंस इंडेक्स, हैबिटेट यूज क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस क्या करते हैं ढोल की कोएग्जिस्टेंस को विद sympatric carnivores in Manas National Park. This was the main aim of this study. Now let's come to the key highlights कि इस स्टडी में क्या निकल के आया है. जो ढोल होते हैं या एशियाटिक वाइल्ड डॉग होते हैं, this is the only endangered wild pack living candid in the tropical Indian forest and is considered high risk of extinction. क्योंकि obviously endangered है एंड ये ट्रॉपिकल इंडियन फॉरेस्ट में रहना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए मानस नेशनल पार्क में पाया भी जाता है. एंड ये बोला गया है कि हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है इसकी पॉपुलेशन को. एंड जो मानस नेशनल पार्क जो कि असम में है, इस जो स्टडी हुई थी, कैमरा ट्रैप्स वगैरह लगाए गए थे जिससे पता चला कि डायर्नल जो एक्टिविटी है ढोल्स की वो हाईएस्ट होती है टेम्पोरल, और it had the highest temporal overlap with leopards and the lowest with clouded leopards. That means जो उनकी एक्टिविटी का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है लेपर्ड्स के साथ, लेकिन बहुत कम ओवरलैप करता है विद क्लाउडेड जो लेपर्ड्स होते हैं उनके साथ. तो दिस वाज द स्टडी. नाउ जैसे कि हमने बोला हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है ढोल्स को, तो फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन कैसे है वो थोड़ा जान लेते हैं. Now, they always operate in packs of 5 to 10. Large groups of more than 30 were observed in 2004. उसके बाद ऐसा नहीं ऑब्जर्व किया गया है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स. एंड दे वर वंस वाइड स्प्रेड अक्रॉस सदर्न एंड ईस्टर्न एशिया. अभी बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन रह गई है, लेकिन पहला ऐसा नहीं था. सदर्न एंड ईस्टर्न एशिया में बहुत ज़्यादा मिलते थे. ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें, जो अडल्ट डोल्स हैं तो उन्हें अब इंडेंजर्ड करार किया गया है IUCN की जो रेड लिस्ट होती है. और जो पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वो 949 से 2215 के बीच में एस्टिमेट करी गई है. अब क्या फैक्टर्स हैं जो इनकी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं या रिड्यूस होने के लिए कारण हो सकते हैं. हैबिटेट लॉस इज वन कारण. देन डिक्लाइनिंग प्रे अवेलेबिलिटी, दैट मीन्स फूड अवेलेबिलिटी जिसे हम बोल सकते हैं वो कम हो रही है. देन प्रोसिक्यूशन इज देयर, डिजीज हो सकते हैं, इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज देयर. सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन ऑफ योर ढोल्स. Now, the hypothesis included conflict with human also on the periphery of protected areas as a primary threat to ढोल्स. Why? Because जो periphery areas होते हैं वहाँ पे human intervention बहुत देखा जाता है. तो human conflict, human and animal conflict जो होता है वो एक और जो habitat लॉस का भी कारण होता है, कई बार डेथ्स का भी कारण होता है, डिजीज का भी कारण हो सकता है. तो बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के साथ, और इसे प्राइमरी थ्रेट भी कहा गया है ढोल पॉपुलेशन के लिए. नाउ हायर हैबिटेट यूटिलाइजेशन की बात करें तो वो कहाँ होता है, जहाँ स्मॉल टू मीडियम प्रे स्पीशीज जैसे रॉडेंट्स हुए, हेयर्स हुए, रेसस हुए, मैकैट्स हुए, ये पाए जाते हैं. नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डोल्स हैबिटेट यूज एंड अदर लार्ज कार्निवर्स वर आल्सो ऑब्जर्व्ड. नाउ ये जो स्टडी है ये इसकी फाइंडिंग्स रिवील करती है कि जो सरपासिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन डोल्स हैबिटेट यूज एंड टाइगर एंड रिजेक्टिंग द हैबिटेट एक्सक्लूसिविटी हाइपोथेसिस जो होती है. दैट मीन्स एक्सक्लूसिविटी हाइपोथेसिस इज कि एक्सक्लूसिवली इस एरिया में सिर्फ यही एनिमल्स जो है रहते हैं. उस हाइपोथेसिस को नेगेट करती है क्योंकि को एग्जिस्टेंस जो है उस सिमिलर हैबिटेट में पाई गई है टाइगर्स की भी एंड ढोल की भी. सो ये जो स्टडी है इससे ये पता चलता है कि इतना सिंपल इकोलॉजिकल डायनामिक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. जितना हम उस इंटरैक्शंस जो हैं एनिमल्स के बीच को उसको समझते हैं, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल डायनामिक्स प्ले करता है इन एनवायरनमेंट इन रियल टाइम. एंड ये जो पॉजिटिव एसोसिएशन की बात करी गई है, क्योंकि दोनों सिमिलर एरिया में बोल सकते हैं कि लिव कर सकते हैं, तो दिस पॉजिटिव एसोसिएशन कुड बी अट्रीब्यूटेड टू फैक्टर्स सच एज ओवरलैपिंग प्रे अवेलेबिलिटी. दैट मीन्स ये कहा गया है कि हो सकता है उन एरियाज में प्रे अवेलेबिलिटी ओवरलैप करती हो, जो टाइगर्स के लिए प्रे है और जो डोल्स के लिए प्रे है दोनों ही अवेलेबल हो, तो हो सकता है कि वो दोनों ही पॉपुलेशन वहाँ पाई जाती हैं. दैट मीन्स हैबिटेट सूटेबिलिटी एक फैक्टर हो सकता है विच में फैसिलिटेट योर को एग्जिस्टेंस और इवन कोऑपरेटिव बिहेवियर्स जो देखे गए हैं वो कारण इस वजह से भी हो सकता है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि मानस नेशनल पार्क इससे बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, तो मानस नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो हेयर इट इज़ लोकेटेड, बॉर्डर जो है असम का और भूटान का, उसके पास ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लोकेट होती है. एंड आई हैव गिवन यू all the national parks and wildlife sanctuary in this map of Assam. You can go through this if you want to know कि असम स्टेट में कौन कौन से बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है. यू कैन डू दिस. सो अगर मानस नेशनल पार्क की पर्टिकुलरली बात करें तो ये फुट हिल्स ऑफ हिमालयस में लाई करता है एंड असम में लाई करता है. एंड जो काउंटर पार्ट है भूटान में, क्योंकि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो बोल सकते हैं फॉरेस्ट एरिया है वो सिर्फ इंडिया में नहीं लाया करता है, वो भूटान में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर से शेडेड है. सो भूटान में रॉयल मानस नेशनल पार्क जो है उससे बोल सकते हैं हम एसोसिएटेड है.
एंड इट इज़ अ नेशनल पार्क जो यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए भी टाइगर रिजर्व भी एसोसिएटेड है, एलिफेंट रिजर्व भी इसे बोलते हैं, एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अगर फ्लोरा की बात करें तो सम लार्जेस्ट रिमेनिंग ग्रासलैंड हैबिटेट्स में से ये आता है, जो कि सब हिमालयन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आते हैं। सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ फ्लोरा इज फाउंड इन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस नेशनल पार्क। फौना की अगर बात करें तो ये जो पार्क है बेसिकली जाना जाता है रेयर एंड इंडेंजर्ड एंडेमिक वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के लिए, जैसे कि आपका असम रूफ टर्टल हुआ, हिस्पिड हेयर हुआ, गोल्डन लंगूर हुए, पिग्मी हॉक हुए, ये यहाँ पाए जाते हैं। सो दीज आर द की स्पीशीज ऑफ दिस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क का नाम मानस नेशनल पार्क ही क्यों है? क्योंकि यहाँ एक जो रिवर है मानस रिवर वो ओरिजिनेट होती है, एंड उसी और एक मनासा एक गॉडेस भी एसोसिएटेड है, तो उसी के बेसिस पे इसका नाम जो है मानस नेशनल पार्क रखा गया था। एंड जो मानस रिवर है बेसिकली वो मेजर ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर की, और मानस नेशनल पार्क से ये पास करती है। अब थोड़ा सा एशियाटिक वाइल्ड डॉग जो है उसके बारे में जान लेते हैं, जिसे ढोल भी कहा जाता है। एंड इज अ वाइल्ड कार्निवोरस एनिमल, इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली कैनिडाई, एंड क्लास अगर की बात करें तो मैमेलिया में आता है। जो हैबिटेट की अगर बात करें तो सदर्न रशिया टू साउथ ईस्ट एशिया तक ये पाया जाता था, एंड अभी ये साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में मेनली पाया जाता है। और विद इन नदर्न पॉपुलेशन की बात करें तो थोड़ा बहुत ये चाइना में भी पाया जाता है। देन इंडिया की अगर बात करें तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स जो है, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर बात करें, जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। क्लस्टर्स हैं ये ढोल पॉपुलेशन के, एंड बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं कंजर्वेशन में। ये 2020 में एक स्टडी भी आया था। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 2 में आता है, IUCN लिस्ट पे इंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में बिलोंग करता है। एंड बहुत सारा जो रिजर्व्स हैं टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर जो क्रिएट करे गए थे, जो कंजर्वेशन ऑफ टाइगर के लिए एसोसिएटेड थे, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ ढोल कंजर्वेशन के लिए भी। जैसे कि हमने देखा मानस नेशनल पार्क जो है वो भी टाइगर कंजर्वेशन से एसोसिएटेड है, लेकिन ढोल पॉपुलेशन वहाँ पाई जाती है, तो कुछ मेजर्स ऐसे लिए जाते हैं जिससे और एनिमल्स को भी फायदा होता है। एंड 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था फर्स्ट ढोल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर ऑल्सो, दैट वाज इन योर विशाखापट्टनम, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क of Visakhapatnam. So this is the habitat and conservation status we can say of Asiatic wild dog in India. Now let's move on to the next news, which is about crickets. They use phonotaxis, एक ये फिनोमिना है। जो क्रिकेट्स होते हैं बेसिकली ऐसे दिखते हैं, आपने शाम में देखे भी होंगे, जनरली दिखते हैं, ये हिमालय एरियाज में तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सो ये जो क्रिकेट्स होते हैं ये क्लिक करते हैं, दे विंग्स टू प्रोड्यूस ए साइन, टू प्रोड्यूस अ साउंड, ओके। एंड बेसिकली ये जो साउंड होती है ये यूज की जाती है फॉर मेटिंग पर्पस। सो द क्लिक ऑफ क्रिकेट्स इन द इवनिंग और फ्रॉग्स क्रॉकिंग जो होती है ड्यूरिंग द मानसून, इस फिनोमिना को फोनोटैक्सिस बोलते हैं। बेसिकली दिस इज द मूवमेंट बाय एन एनिमल इन रिस्पॉन्स ऑफ अ साउंड। सो ये किसी साउंड को रिस्पॉन्स करने के लिए भी, और ये कई बार डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी यूज करते हैं कि कुछ जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको दूर रखने के लिए। And it has been mostly been observed among crickets, moths, frogs, toads and few other creatures are there जो इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ना अगर हम फोनोटैक्सिस की बात करें तो दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव फोनोटैक्सिस की बात करते हैं तो पर्पस होता है आपका अट्रैक्शन। सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, इट इज यूजुअली हैपेंस व्हेन द फीमेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इंक्लूडिंग दोज ऑफ क्रिकेट्स, फ्रॉग्स, दे आर अट्रैक्टेड टू द साउंड मेड बाय द मेल। सो दिस इज कॉल्ड योर पॉजिटिव फोनोटैक्सिस, ओके। नेगेटिव कैसे होता है? इट सर्व्स टू रिपेल और वार्न, सच एज व्हेन अ साउंड ऑफ अ प्रेडेटर नियरबाय सिग्नल्स टू द एनिमल दैट इट नीड्स टू मूव अवे। सो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज किया जाता है, तब इसे नेगेटिव बोलते हैं। कि आपको अगर कुछ पता लग रहा है किसी प्रेडेटर की साउंड है, तब वो एक तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं कि सब वहां से हट जाए, दैट अ प्रेडेटर इज कमिंग। सो क्रिकेट्स की अगर बात करें पर्टिकुलर में, दे हैव बीन फाउंड ऑफ स्टीयर देमसेल्फ अवे फ्रॉम द लो इंटेंसिटी अल्ट्रा साउंड टिपिकली एसोसिएटेड विद बैट्स। तो उसके लिए ये नेगेटिव फोनोटैक्सिस जो है उसे यूज करते हैं ताकि कि ये जो बैट्स होते हैं इनसे ये अपने आप को बचा पाए। नाउ इन 1984 साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने मेडिटेरियन हाउस गेकॉक्स जो होते हैं उन्होंने पॉजिटिव फोनोटॉक्सिस यूज किया था। इस बात की जो है रिसर्च जो है बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं डिस्कवरी हुई थी। एंड द फील्ड दैट दीज गेकॉक्स इनहेबिटेड वर also home to the male decorated crickets which use specific species specific sound to attract the females from their बोरोस, ओके। सो सिर्फ गेकॉक्स नहीं थे, बाद में पता लगा कि क्रिकेट्स भी ये यूज करते हैं। एंड ये जो गेकॉक्स होते हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड एंड फॉलोड दिस कॉल अंटिल दे रीच द बोरो एंड दे where they consume the female crickets also. This is how they use this sound.
अब थोड़ा सा क्रिकेट जो पर्टिकुलरली क्रिकेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 2400 स्पीशीज जो हैं वो पाई जाती हैं एंड ये लीपिंग इंसेक्ट्स की तरह देखा जाता है। वर्ल्ड वाइड ये पाई जाती हैं एंड दे आर नोन फॉर देयर म्यूजिकल चिपरिंग ऑफ द मेल। एंड मेनली अगर बात करें तो दिखते कैसे हैं, सिलेंड्रिकल बॉडीज होती हैं, राउंड हेड्स होते हैं, लॉन्ग एंटीनास होते हैं और बिहाइंड देयर हेड देयर इज स्मूथ रोबस्ट प्रोनोटम आल्सो। क्रिकेट जो होते हैं दे आर नोटिसेबल फॉर देयर लाउड कॉल्स, स्पेशली ये नाइट में जो कॉल्स होती हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। एंड मेल क्रिकेट्स प्रोड्यूस दिस साउंड बाय रबिंग देयर विंग्स अगेंस्ट ईच अदर। ओके, सो ये जो साउंड की बात हम कर रहे हैं फोनोटैक्सिस जिससे एसोसिएटेड है, ये साउंड ये अपने विंग्स को रब करते हैं तो प्रोड्यूस होती है। और जो फीमेल्स होते हैं ये साउंड को कैसे सुन पाते हैं, दे आर द ईयर्स लोकेटेड ऑन देयर लेग्स जिससे ये सुनते हैं एंड देन दे अप्रोच द मेल्स फॉर मेटिंग एंड रिप्रोडक्शन। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ पॉजिटिव फोनोटैक्सिस यूज्ड बाय योर crickets. Now let's move on to the next news, which is how 2023 is becoming the warmest year on the record. So 2023 recorded the hottest ever September, followed by the warmest ever 2 months recorded, that was July and August. So आप देख सकते हैं जुलाई अगस्त सितंबर बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहे हैं 2023 में, हॉटेस्ट एवर बोले जा रहे हैं। अब ये बात क्यों उठ रही है, देखिए कॉप 28 जो है अभी बिल्कुल आने वाली है, तो उस टाइम पे जब हम जो आपकी सीओपी होती है उसमें कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा, कितना हमने ऑलरेडी मेहनत करी है, कितना और करने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल लेवल पे ये डिस्कस होता है। और उस दौरान अगर 2023 एक ऐसा ईयर आता है जो हॉटेस्ट एवर ईयर डिक्लेयर किया जाता है तो ये कंसर्न बनेगा कॉप 28 में, तो आपको इसके डिटेल्स पता होने चाहिए। So as the world gears up for COP28, there is alarming data on the horizon, and the year 2023 is on the course of possibly become the warmest year in the recorded history, with temperatures rising to 1.4 degrees Celsius above the pre-industrial era average. That means हम जहां बात करते थे कि 1 डिग्री तक हमें मैक्सिमम टेम्परेचर राइज को कंट्रोल करना है, लेकिन 1.4 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर राइज है इस साल देखा गया है। Now let's discuss the key highlights of this article. सितंबर 23 में जो ग्लोबल टेम्परेचर्स थे रिकॉर्ड हाई पे रहे। एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर की अगर बात करें तो 16.38 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि 0.93 डिग्री सेल्सियस हायर था लास्ट ईयर्स के सितंबर्स को अगर कंपेयर करें मंथ को 1991 से 2020 के डेटा को देखें तो। एंड इट वाज 0.5 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन द अर्लीस्ट रिकॉर्ड सेट व्हिच वाज इन 2020 सितंबर। सो 2020 का सितंबर लार्जेस्ट था, उससे भी 0.5 ये क्रॉस कर गया है। Now let's come to this chart which shows the global average surface temperature anomalies relative to 1991 से 2020 तक जो रहे हैं for each of the September month particularly। तो आप देख सकते हैं September month में if this was the neutral बोल सकते हैं लाइन विच इज 0, सो आप देख सकते हैं इस टाइम पीरियड के बाद बीच में बढ़ना शुरू हुए थे लेकिन फिर थोड़ा रिड्यूस हुए, कंट्रोल में आया, लेकिन 2023 का सितंबर देख रहे हैं तो इट हैज रीच्ड 0.93 डिग्रीज हायर। So this is the area of concern. Now, according to Copernicus Climate Bulletin, also in September 2023, the majority of Europe experienced temperatures significantly higher than the average, which was there in 1991 or 2022 तक जो trend रहा है. Then a region stretching from France to Finland की अगर बात करें and extending to northwestern Russia reported its hottest September ever. So these are the areas which were most affected. देन बेल्जियम एंड यूके की अगर बात करें तो अनपैरेलल्ड हीट कंडीशंस जो है या हीट वेव कंडीशंस जो हैं वो ऑब्जर्व करी गई हैं इस जगह पर। नाउ चार्ट 2 पे आ जाते हैं। दिस शोज द एवरेज ग्लोबल सरफेस एयर टेम्परेचर फ्रॉम द 30 वार्मेस्ट मंथ बिटवीन 1940 एंड 2023। दैट मीन्स 1940 से लेके अभी तक जितने भी वार्मेस्ट मंथ रहे हैं उनका जो ग्लोबल सरफेस एयर टेम्परेचर उन दौरान रहा है उसका ये डेटा आप यहाँ देख सकते हैं। Now let's talk about the global mean temperatures which reached monthly record of 16.95 जैसे हमने बात करी, and 16.82 थे जुलाई में। अगस्त में अगर बात करें तो इट वाज 16.82 एंड जुलाई में 16.95 था। एंड नोटेबल इंक्रीज हुआ है दोनों ही मंथ्स में। जुलाई 2019 से अगर कंपेयर किया जाए तो इट वाज 16.63, जबकि हालांकि अब 16.95 पे आया है। एंड सितंबर 2023 की बात करें तो सिर्फ सितंबर में ही आप देख सकते हैं कि वार्मेस्ट रहा है। नाउ यू कैन सी सितंबर 2023 की जब हम बात करते हैं तो इट इज 16.38 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज जो पहले सितंबर का हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था इट वाज 15.88 डिग्री सेल्सियस। सो यू कैन सी ये तीनों मंथ्स में बहुत ज्यादा टेम्परेचर्स हाई देखे गए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट व्हिच शोज द ग्लोबल डेली सरफेस एयर टेम्परेचर फ्रॉम जनवरी 1 1940 टू सितंबर 30 2023। प्लॉटेड इज द टाइम सीरीज फॉर द ईयर।
अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि मोर देन 80 डेज ऐसे थे 2023 में जहां ग्लोबल टेम्परेचर वाज एटलीस्ट 1.5 डिग्री हायर देन द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। 80 days का मतलब होता है approximately 3 months and the year 2023 holds a record for the highest number of such days. That means 2023 ऐसा साल रहा है कि सबसे ज्यादा ऐसे दिन देखे गए हैं। दैट मीन्स 80 डेज का जो नंबर है वो पिछले ट्रेंड्स में सबसे ज्यादा डेज ऐसे हमने फेस करे हैं। Now, in a worrying update, the extent of the sea ice has stayed at a very low levels. जो sea ice होता है बेसिकली अंटार्कटिक रीजन की हम यहाँ बात करें, जैसे ग्लोबल टेम्परेचर जब बढ़ रहे हैं, सी आइस का मतलब ये होता है, सी आइस एक्सटेंड वो होता है कि जो टोटल एरिया है उस ओशन एरिया में, दैट अंटार्कटिक रीजन की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो वहां पे एटलीस्ट कुछ आइस हमेशा ही प्रेजेंट रहती है। लेकिन जो हमने सैटेलाइट व्यू से ऑब्जर्व किया है कि आइस शीट जो है बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स और एक और जो अपडेट था या स्टडी था उसमें ये बोला गया था कि 2023 तक ऐसा हो सकता है कि समर्स में बिल्कुल भी आइस वहां नहीं मिलेगी, जबकि समर्स में भी ऐसा होता है, एक बंच ऑफ आइस ऐसा होता है जो हमेशा वहां प्रेजेंट होता है। कुछ आइस मेल्ट होती है बट स्टिल अन आइस इज देयर। बट अब ये बोला जा रहा है कि आर्कटिक रीजन में जो सी आइस एक्सटेंड है वो रिड्यूस हो रहा है। Now let's see this chart, which is chart 4, which shows daily Antarctic sea ice extent, and it is from 1979 से 2023 सितंबर तक का है। So basically जो आप देख सकते हैं कि सी आइस एक्सटेंट है, अगर हम यहाँ 2023 की बात करते हैं तो इट इज ऑन अ डिक्लाइन। पहले यहाँ ये आपका अदर ईयर्स का ट्रेंड है, देन इट इज कमिंग डाउन, द ग्राफ इज कमिंग डाउन। दैट मीन्स सी आइस एक्सटेंट जो है वो कंपेरेटिवली कम हुआ है 2023 में। ओके, Now let's move on to the next news, which is associated with economy section, जो green credit गवर्नमेंट ने बताया है। तो ये एक स्पेशल स्कीम बोल सकते हैं टू अलाउ इंडिविजुअल्स और एंटिटी टू अर्न ग्रीन क्रेडिट का एक मौका है, एंड देन दे कैन ट्रेड इट ऑन टू फॉर अ डेडिकेटेड एक्सचेंज ऑल्सो। दैट मीन्स वो यूज कर सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ग्रीन क्रेडिट होता है एक यूनिट होता है जिस इंसेंटिव की तरह आप उसे ले सकते हैं। जब आप कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी करते हो जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है एनवायरमेंट में, तब आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। ओके, और इसको रजिस्टर करना पड़ता है एक्टिविटी को। पहले एक वेबसाइट है उस पर, उसके बाद देखा जाता है कि ऑथेंटिक एक्टिविटी है या नहीं, उसके बाद से आपको ग्रीन क्रेडिट जो है दिए जाते हैं, एंड फिर आपको किसी भी डेडिकेटेड एक्सचेंज में या ट्रेड में आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इज बीइंग लॉन्च्ड एट द नेशनल लेवल टू लेवरेज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड ऑन अप्रोच फॉर competitive market based approach for incentivizing environment action for various stakeholders। ये जो आपकी environment forest climate change ministry है उसकी notification में दिया गया था। बेसिकली 8 एक्टिविटीज को जो है कैटेगराइज किया गया है कि इन एक्टिविटीज के बेसिस पे अगर आप ये करते हो कि इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उन एक्टिविटीज का, तो आप ग्रीन क्रेडिट जो है वो अर्न कर सकते हो। आपने मैंने पहले भी वीकली अपडेट्स में आपको पढ़ाया है कि लाइफ एक कैंपेन है इंडिया का, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें हम ये प्रमोट करते हैं कि कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए कि एनवायरनमेंट को हम ज़्यादा हार्म नहीं करें। सो इसका ही फॉलो अप एक्शन है इसी लाइफ प्रोग्राम का ही ये। एंड इस प्रोग्राम में 8 एक्टिविटीज कवर किए गए हैं, जिसमें ट्री प्लांटेशन, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सब आता है। और एप्लीकेंट जो होता है उन्हें पहले रजिस्टर करनी होती है एक्टिविटी। दैट मीन्स वो वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं, ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो वेबसाइट पे आप रजिस्टर करोगे। देन वो एक्टिविटी जो है वो डेजिग्नेटेड एजेंसी जो है वेरीफाई करती है, फिर एक रिपोर्ट आती है एडमिनिस्ट्रेटर की, फिर वो ग्रांट करता है ग्रीन क्रेडिट सर्टिफिकेट आपको, दैट दिस मच ऑफ ग्रीन क्रेडिट यू हैव। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बेसिकली कि 8 टाइप ऑफ एक्टिविटीज क्या कवर है। आपकी ट्री प्लांटेशन, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन रिडक्शन, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, ये 8 एक्टिविटीज जो है ये कवर करता है ये प्रोग्राम। एंड टू गेट द ग्रीन क्रेडिट वन नीड्स टू रजिस्टर द एक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको बताया ही, वेरीफाई होने के बाद ही आपको ग्रीन क्रेडिट मिलता है। ग्रीन क्रेडिट की कैलकुलेशन की अगर बात करें तो दिस शैल बी बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंस ऑफ रिसोर्स रिक्वायरमेंट, पैरिटी ऑफ स्केल क्या है, स्कोप क्या है, साइज क्या है एक्टिविटी का, अदर रेलिवेंट पैरामीटर्स भी हैं कि डिजायर्ड एनवायरमेंटल आउटकम को कैसे हम जो है अचीव करेंगे। जो ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री है, this will also be included, then the administrator will establish and maintain the trading platform, that means वो monitor करेंगे, वो manage करेंगे कि कैसे ये जो trading platform है उसे operate किया जाएगा। Then the program would incentivize environmentally positive action via market based mechanism and generate green credit जो कि अवेलेबल होगा फॉर ट्रेडिंग इन डोमेस्टिक मार्केट प्लेटफॉर्म्स। दैट मीन्स अगर आपने ग्रीन क्रेडिट अर्न किया है उसको आप डोमेस्टिक मार्केट्स में यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली इससे क्या होगा, एक हम बोल सकते हैं लोगों में हम चाह जनरेट करना चाह रहे हैं कि वो एनवायरमेंटली
सस्टेनेबल जो मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट करे और जो एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स हैं उनको करने की वजह से वो थोड़ा सा इंसेंटिवाइज हो सकते हैं। तो क्योंकि इंसेंटिवाइजेशन जो एक टेक्निक होती है वो बहुत अच्छी टेक्निक मानी जाती है किसी स्कीम को या किसी बिहेवियरल पैटर्न को चेंज करने के लिए। तो अगर हमें सस्टेनेबल एनवायरमेंटल यूज की तरफ जाना है तो लोगों को इंसेंटिवाइज करना जरूरी होता है। So basically, the aim of this scheme is going to be encourage the industries as well as your companies and any other entities जो कि मीट करती हैं विद द ऑब्लिगेशंस अंडर द लॉ दैट इज इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग। दैट मींस जो अभी हमारे देश में एनवायरमेंट को गवर्न करने वाला लॉ है उसके अंडर जो भी ऑब्लिगेशंस है उन्हें जब वो मीट करते हैं तो उसके लिए उन्हें इंसेंटिव्स मिलेगा। जो ग्रीन क्रेडिट है इट इज ग्रांटेड और प्रोक्योर टू फुलफिल एनी ऑब्लिगेशन इन कंप्लायंस विद एनी लॉ शेल नॉट बी ट्रेडेबल। दैट मीन्स अगर आप ग्रीन क्रेडिट जो है आपने ये बोला कि मैंने उस एक्ट के सारे रूल्स फॉलो करे हैं तो मुझे ग्रीन क्रेडिट मिलना चाहिए और ट्रेडेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप उन रूल्स के साथ उन ऑब्लिगेशंस एंड उन रूल्स को फॉलो करते हैं और उसके बाद कोई आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं आउट ऑफ द 8 एक्टिविटीज विच इज गुड फॉर द एनवायरमेंट देन यू आर गोइंग टू अर्न द ग्रीन क्रेडिट। क्योंकि जो लॉज ऑलरेडी मेड है वो तो फॉलो करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, उसको आप सरपास नहीं कर सकते, वो इलीगल हो जाएगा। उससे अदर देन दैट जब आप एक्टिविटी करते हो विच इज हेल्पफुल टू द एनवायरमेंट तब आपको ग्रीन क्रेडिट मिलता है। Now this green credit program is independent of carbon credit provided under carbon credit trading scheme। ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत जो कार्बन क्रेडिट मिलता है वैसा नहीं है, उससे इंडिपेंडेंट चीज है ये ग्रीन क्रेडिट है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, जो कार्बन क्रेडिट है वो आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत आता है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये नया है। Now an environmental activity generating green credit may have climate को benefits also जैसे रिडक्शन और रिमूवल ऑफ कार्बन एमिशन हो सकता है, बट उसको भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने ऐसी कोई एक्टिविटी करी है जिससे रिड्यूस हो रहा है कार्बन एमिशंस या रिमूवल हो रहा है तो ग्रीन क्रेडिट के लिए भी वो एलिजिबल हो गई एंड कार्बन क्रेडिट के लिए भी एलिजिबल हो गई। ओवरलैप कर सकती हैं एक्टिविटीज बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। Now let's move on to the polity section. Basically, the state of India's scheduled areas was in news. So India's 705 scheduled tribe communities make up about 8.6% of country's population and ये 26 states and 6 union territories में रहते हैं। एंड आप ये देख सकते हैं कि अगर अप्रोक्सीमेटली 9% ऑफ द पॉपुलेशन इज शेड्यूल ट्राइब तो एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो जाता है। एंड 705 शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज इंडिया में है तो उनके ऊपर ध्यान देना लाजमी हो जाता है, एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन है। Now article 244 there are certain articles which are associated particularly with scheduled tribes, तो आपको वो पता होने चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 244 है, this pertain to the administration of scheduled and tribal areas is the single most important constitutional provisions जो कि ST से related है, तो आर्टिकल 244 बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आर्टिकल 244 क्लॉज 1 की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 5th शेड्यूल प्रोविजंस। दैट मीन जो 5th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड है उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी उससे एसोसिएटेड ये आर्टिकल है। नहीं, शेड्यूल 6 की बात करें तो इट अप्लाइज टू दी स्टेट्स एज पर द आर्टिकल 244 क्लॉज 2। आपको ये याद रखना है कि 244 आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है शेड्यूल ट्राइब से एसोसिएटेड। देन शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 में शेड्यूल ट्राइब्स की बात करी गई है, लेकिन शेड्यूल 5 को अप्लाई करने के लिए आर्टिकल 244 क्लॉज 1 की जरूरत पड़ती है, शेड्यूल 6 को अप्लाई करने के लिए आर्टिकल 244 क्लॉज 2 की जरूरत पड़ती है। Now let's talk about the scheduled area. Scheduled areas की अगर बात करें तो approximately 11.3% of India's land जो एरिया है वो कवर करते हैं and it have been notified in 10 states। अब ये 10 states कौन सी हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज पाए जाते हैं हमारे इंडिया में। दैट मीन्स 11.3% जो हम लैंड की बात करें वो इन स्टेट्स में लायक करता है। नाउ 2015 में क्या हुआ था, बेसिकली इशू दोबारा क्या रेज हो रहा है, 2015 में केरला ने प्रपोज किया था कि 2133 हैबिटेंट्स ऐसे हैं और ये जो है 5 ग्राम पंचायत को बिलोंग करते हैं, 2 वार्ड्स इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और ये शेड्यूल्ड एरियाज में जो है केरला चाहता था कि डाला जाए, लेकिन गवर्नमेंट का अप्रूवल अभी तक इसके लिए नहीं आया है। And despite persistent demands by the Adivasi organizations also, villages have been left out in the 10 states and scheduled areas and in other states with ST population। That means issue is कि गवर्नमेंट ने आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या शेड्यूल्ड एरियाज जो नोटिफाइड नहीं है लेकिन वहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जो इन 10 स्टेट्स में लेफ्ट आउट हो गए हैं, उन्हें शेड्यूल्ड एरिया नहीं कहा गया है। सो वो बेसिकली कंट्रोवर्सी है कि उन्हें शेड्यूल्ड एरियाज में लाना चाहिए।
सो एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या हुआ, 59% ऑफ इंडिया जो एसटी है वो अभी भी आर्टिकल 244 के परव्यू में नहीं आते हैं। दैट मीन्स इंडिया में 59% ऑफ एसटी पॉपुलेशन अभी भी ऐसा है जिन्हें शेड्यूल ट्राइब्स के राइट्स नहीं मिले हैं। आर्टिकल 244 के तहत जो प्रोविजंस होते हैं या बोल सकते हैं उन्हें एडवांटेजेस मिलते हैं, क्योंकि वो शेड्यूल्ड एरियाज में रहते हैं, वो उन्हें नहीं मिल पाते हैं। So they are denied the rights which are applicable to the scheduled areas, and which includes the right to fair compensation, transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013, biological diversity act. इन सब चीजों से ये वंचित रह जाता है 59% ऑफ इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जो कि एसटी पॉपुलेशन है पर्टिकुलरली। अब 1995 में भूरिया कमेटी एक बनाई गई थी और उन्होंने रिकमेंड किए थे प्रोविजंस, ताकि के पंचायती राज जो है शेड्यूल्ड एरियाज तक पहुंचाया जा सके, जैसे कि जिन विलेजेस होते हैं, जो एरियाज होते हैं, वहां पे भी ये सिस्टम आ सके। लेकिन there was the absence of viable ST majority administration unit, and this has been the standard bureaucratic response and an argument that has also been used to demand the denotification of parts of scheduled areas where ST are now a majority due to influx of non-tribal individuals also. तो वो रिकमेंडेशंस पे 1995 के रिकमेंडेशंस हैं, पर लेकिन अभी तक इतना कुछ कॉन्क्रीट नहीं हुआ है। नाउ हु डिसाइड्स दैट एन एरिया इज शेड्यूल्ड एरिया? देखिए, फिफ्थ जो शेड्यूल होता है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो किसी एरिया को डिक्लेयर कर सकता है शेड्यूल्ड एरिया। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस इज द फिफ्थ शेड्यूल। एंड 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि आइडेंटिफिकेशन जो शेड्यूल्ड एरिया की होती है वो एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, एंड ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन होने की वजह से एग्जीक्यूटिव के पास ही होना चाहिए, एंड इट डज नॉट पोजेस द एक्सपर्टीज टू स्क्रूटिनाइज द empirical basis of the same also. This was said by Supreme Court in 2006. तो नोटिफिकेशन की अगर बात करें कि कौन नोटिफाई करता है या डिक्लेयर करता है, तो इट इज योर प्रेसिडेंट। एंड 2016 में झारखंड हाई कोर्ट ने भी दे डिसमिस द चैलेंज टू नोटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया व्हिच वाज बेस्ड ऑन बिकॉज ऑफ द एसटी पॉपुलेशन देयर वाज लेस देन 50% इन द सेम ब्लॉक। क्योंकि जो शेड्यूल्ड एरिया होता है उसको नोटिफाई करने के लिए एक पॉपुलेशन क्राइटेरिया इज ऑल्सो देयर। सो इफ द पॉपुलेशन इज लेस देन 50% इन द सम ऑफ द ब्लॉक्स, तो उसे डिक्लेयर करा जाएगा या नहीं करा जाएगा, उस पर क्वेश्चन आता है। एंड कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया था कि डिक्लेरेशन जो शेड्यूल एरिया की होता है इट इज विद इन द एक्सक्लूसिव डिस्क्रिशन ऑफ योर प्रेसिडेंट। उसमें दखल नहीं दे सकते, वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है कि वो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना चाहते हैं या नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ अ शेड्यूल्ड एरिया इज आइडेंटिफाइड। ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि पर्टिकुलर एरिया शेड्यूल्ड एरिया है। तो जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में ऐसा कोई क्राइटेरिया पर्टिकुलरली नहीं दिया गया है कि शेड्यूल्ड एरिया को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, लेकिन जो धीबर कमीशन रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे कुछ गाइडलाइंस या नॉर्म्स बनाए गए थे कि जिसके बेसिस पे हम शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसमें आता था आपका प्रीपोंडेरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया, अ वाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी सच एज अ डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और अ तालुका वहां होना चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द एरिया रिलेटिव टू नेबरिंग एरियाज। ये क्राइटेरिया थे जो देखे जाते हैं एक एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने के लिए। कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स कितने रह रहे हैं उस एरिया में, कोई कट ऑफ नहीं है एज सच जो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाए। हालांकि 2002 में शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन आई थी जिन्होंने रिकमेंड किया था कि ऑल रेवेन्यू विलेजेस विद 40% एंड मोर ट्राइबल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 1951 सेंसस में बी कंसिडर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया ऑन मेरिट। दैट मीन्स 40% से ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए तो मेरिट के बेसिस पे उन्हें शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। Now, the Ministry of Tribal Affairs communicated this to the states in 2018 for their consideration, but अभी तक कोई as such response states का नहीं आया है। And compactness of area की अगर बात करें तो उसका मतलब क्या होता है कि that all the proposed villages need to be contiguous with each other or with an existing scheduled area. If not, they will be left out. So this is what we mean by the compactness. But contiguity is not mandatory demarcating criteria. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही rigid criteria नहीं, क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास है केरला का जो अप्रूवल है अभी भी पेंडिंग है, जो इन कंडीशंस को इग्नोर करता है ना। जैसे कि मैंने बताया भूरिया कमेटी हुई थी एंड उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था अ फेस टू फेस कम्युनिटी, अ हैमलेट और अ ग्रुप ऑफ हैमलेट्स मैनेजिंग इट्स ओन अफेयर्स to be the basic unit of self-governments in scheduled areas, but it also noted that most resources rich tribal inhabitant area have been divided up by the administrative boundaries. से क्या होता है, दो डिवाइड बाउंड्रीज की वजह से डिवीजन क्रिएट हो जाती है, कुछ एक साइड रह रहे हैं, कुछ दूसरी साइड रह रहे हैं, उनके विलेजेस चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से भी इन एरियाज में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये बाउंड्रीज जो है रिडिफाइन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
नाउ पीसा जब एक्ट आया था तो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी जो है लॉ में वो क्लियर आउट हुई थी, क्योंकि इस एक्ट में डिफाइन किया गया था विलेज एज अ ऑर्डिनरली consisting of a habitation or a group of habitations or a hamlet or a group of hamlets comprising a community managing their affairs in accordance with traditions and customs. So यहाँ एक village की proper definition दी गई थी, and all those whose names are included in electoral rolls in such a village constituted the Gram Sabha. Okay, then scheduled tribes and other traditional forest dwellers act जो था वो भी, जिसे FRA भी बोलते हैं, उन्होंने भी ये जो डेफिनेशन दी गई थी पीसा एक्ट में वो अडॉप्ट करी थी। एंड ग्राम सभा जो थे वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाए गए थे टू गवर्न द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट अंडर देयर ज्यूरिसडिक्शन, दैट मीन्स उस एरिया में जो लाए करते हैं। सो इससे क्या हुआ था, जो डेफिनेशन विलेज की आई थी उससे शेड्यूल्ड एरिया के बियॉन्ड ये अप्लाई होती थी, जिससे फॉरेस्ट फिंगर्स या फॉरेस्ट विलेजेस जो थे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था, वो इंक्लूड हो पाए थे। बट ग्राम सभा की जो एरियाज है अभी भी डिमार्केट अच्छे से नहीं हुए हैं। देयर ट्रेडिशनल और कस्टमरी बाउंड्रीज जो हैं ऑन रेवेन्यू लैंड्स इन एब्सेंस ऑफ सूटेबल लॉ are yet to be demarcated properly. And FRA 2006 जो आया था, this requires them to demarcate community forest resources also, which is the customary common forest land within the traditional and customary boundaries of village, or seasonal use of landscape in the case of pastoral communities including reserve forest, protected areas जैसे कि sanctuaries हुई, national parks हुए, to which the community had traditional access. तो ये भी demarcate करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि गवर्न कैसे होते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो नोटिफाई करता है इंडिया के शेड्यूल्ड एरियाज। जो स्टेट्स होती हैं जिनके पास शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उनको एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है जिसमें एटलीस्ट 20 ST मेंबर्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत होती है। फिर दे विल एडवाइज द गवर्नर और मैटर्स रेफर टू देम एज रिगार्डिंग ST वेलफेयर। फिर ये गवर्नर को दिए जाते हैं मैटर्स जिन्हें हम ST वेलफेयर के मैटर्स कहते हैं, ताकि गवर्नर को ये बॉडी एडवाइस कर सकती है। फिर गवर्नर जो होता है अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है एवरी ईयर प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज एरियाज। अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास ही है, लेकिन उसके पास नुमाइंदे हैं टू गवर्न दीज एरियाज। जो नेशनल गवर्नमेंट होती है दिस कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। फिर जो गवर्नर्स होते हैं दे कैन रिपील और अमेंड एनी लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन एप्लीकेशन टू शेड्यूल्ड एरिया ऑफ दैट स्टेट। दैट मीन जो शेड्यूल्ड एरिया होते हैं, अगर पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई ऐसा लॉ है जो उन पे लागू नहीं होना चाहिए, तो गवर्नर उसे रिपील या अमेंड कर सकते हैं। एंड गवर्नर कैन आल्सो मेक रेगुलेशंस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज आल्सो, स्पेशली टू प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड बाय or among members of STs and regulate the allotment of land to STs and money lending to STs also. Governor has the power to make certain regulations also. And these power provisions, authority and special responsibility is vested with the governor with president's oversight. ऐसा नहीं है कि गवर्नर ही सब कुछ कर रहे हैं, नहीं, president's oversight is there and it have largely remained a dead letter except briefly in Maharashtra from 2014 to 2020. दैट मीन महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट रहा है जहां इसको रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहे हैं। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड ऑफ दिस सिचुएशन, जहां हम ये बात कर रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे शेड्यूल्ड एरियाज ऐसे हैं जो बहुत सारे स्टेट्स में मतलब शेड्यूल्ड एरिया उन्हें होना चाहिए लेकिन वो इंक्लूडेड नहीं है शेड्यूल्ड एरिया में, वो पॉपुलेशन बहुत लेफ्ट आउट है। सो जितने भी हैबिटेंट्स हैं या ग्रुप्स हैं ऑफ हैबिटेंट्स के जो शेड्यूल्ड एरिया के बाहर है इन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में, लेकिन जहाँ पे STs की पॉपुलेशन है, उन्हें नोटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उस कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब होने का बेनिफिट मिल सके। एंड जोग्राफिकल लिमिट्स की अगर बात करें, इन विलेजेस के जो जोग्राफिकल लिमिट्स हैं, किस एक्सटेंट तक ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं या वो यूटिलाइज हो सकते हैं FRA के तहत, ये सब चीजों को दोबारा से रिडिफाइन करने की जरूरत है। कस्टमरी जो बाउंड्रीज है विद रेवेन्यू लैंड्स मेड पॉसिबल थ्रू सूटेबल अमेंडमेंट्स टू द रेलेवेंट स्टेट्स आल्सो, स्टेट लॉज आल्सो, सो दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड। देन फाइनली जो जोग्राफिकल लिमिट्स है रेवेन्यू विलेजेस के, पंचायत के, तालुका के, डिस्ट्रिक्ट के, ये रीड्रॉ करने की जरूरत है ताकि के जो शेड्यूल्ड एरियाज है, जो उनकी पॉपुलेशन है जो शेड्यूल्ड एरियाज में नहीं आती है, उनको हम प्रॉपर्ली उस शेड्यूल्ड एरिया में इंक्लूड कर सके। उनके जो कस्टमरी बाउंड्रीज है उनको रिस्पेक्ट करके बाउंड्रीज रीड्रॉ करने की जरूरत है। Now let's come to the international relation Operation Ajay. India has brought back the first batch of citizens from crisis hit Israel, and this operation was called your Operation Ajay. The motto of the operation as per the Prime Minister is that no citizen, that is no Indian citizen should be left behind because the country is in crisis. And India has initiated this operation to evacuate the citizens from conflict-stricken your Israel also, and this marks the second evacuation of this year. इससे पहले ऑपरेशन कावेरी किया गया था जहां हमने सूडान से जो सिटीजन्स हैं हम
वापस लेके आए थे अपने क्राइसिस जब वहां हुए थे. So this is the second operation. One is Operation Ajay. The other one was Operation Kaveri in the 1 year 2023. Now the decision to initiate Operation Ajay comes in response to the recent conflicts जो चल रहे हैं उस रीजन में, जहाँ हमस अटैक हुआ इसराइल पे एंड सब्सिक्वेंट जो मिलिट्री स्ट्राइक चल रहे हैं गाजा स्ट्रिप पे, उस से एसोसिएटेड ये ऑपरेशंस हैं. एंड मिनिस्ट्री ने कहा है नियरली 18,000 इंडियंस ऐसे हैं जो एयरलिफ्ट भी किए गए हैं या किए जाने हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ फंसे हुए हैं. एंड पीपल आर बीइंग अकोमोडेटेड इन द एयरक्राफ्ट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस इन दिस ऑपरेशन. And the officials have indicated that the numbers of evacuees may increase if the crisis prolong, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ इतना ही पॉपुलेशन है, अभी ये लोग आना चाहते हैं जो विलिंग है कि हमें इवैक्यूएट होना है इस प्लेस से, अभी सिर्फ उन्हें लाया जा रहा है, लेकिन अगर ये क्राइसिस बढ़ता है तो ये नंबर भी बढ़ सकता है. Now let's talk about some of the various operations which were there in the past and the similar reasons की वजह से ये रहे हैं. जैसे कि ऑपरेशन दोस्त 2023 में आपका हुआ, टर्की सीरिया अर्थक्वेक जब आया. ऑपरेशन गंगा 2022 में जब रशिया एंड यूक्रेन के बीच में टेंशंस हुए. वंदे भारत 2020 में जब कोविड-19 पेंडेमिक था. ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 अगेन कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान. इवैक्यूएशन हुए थे ब्रुसेल से 2016 में जब टेररिस्ट स्ट्राइक हुए थे. ऑपरेशन राहत 2015 का जब कॉन्फ्लिक्ट हुए यमन में. ऑपरेशन मैत्री 2015 का नेपाल अर्थक्वेक जब हुआ था. ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011 जब लीबिया में कॉन्फ्लिक्ट थे. ऑपरेशन सुकून 2003 का जब कॉन्फ्लिक्ट थे लेबनान में. देन 1990 में कुवैत एयरलिफ्ट जो हुआ था, दैट वाज इन्वेजन ऑफ कुवैत बाय इराक जब हुआ था. तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेशंस बहुत नए हैं, बहुत पहले से होते आए हैं. आपको इन ऑपरेशंस के नाम एंड पर्पस पता होना चाहिए. Now let's talk about the ferry which PM Modi has launched. It is a basically passenger ferry service between Nagapattinam and Kankeshwar-Thurai, and it speaks to the enhanced economic and diplomatic ties. ऐसा बोला गया है कि श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में इससे इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो बढ़ेंगे. So you can see this is Nagapattinam and Kankesanthurai which is in Sri So basically इंडिया एंड श्रीलंका को कनेक्ट करेंगे ये जो फेरी सर्विस है. एंड इससे जो कनेक्टिविटी है लोगों के बीच में, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, वो बढ़ेगी. एंड दिस वाज लॉन्च. ये एक हाई स्पीड पैसेंजर फेरी है. चेरिया पानी जो है इसका नाम है. एंड ये बेसिकली जो ईस्टर्न कोस्ट है तमिलनाडु का उसे लिंक करता है नदर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका से. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कनेक्टिविटी, ये सिर्फ दो सिटीज को क्लोजर लाने के बारे में बात नहीं है. This is it was said by the Prime Minister that it is more about bringing the two countries closer, the people closer and the heart closer. क्योंकि इससे क्या होगा, ट्रेड, टूरिज्म, पीपल टू पीपल टाइज, ये सब प्रमोट करने की बात करी गई है. इट इज गोइंग टू गिव अ न्यू अपॉर्चुनिटी बिटवीन द टू कंट्रीज. एंड क्योंकि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में बहुत ज़्यादा रिच हिस्ट्री रहा है, मैरीटाइम ट्रेड भी रहा है, सो उसे दोबारा रिवाइव करने की बात करी गई है. क्योंकि जो फेरी सर्विस है, दिस इज गोइंग टू स्ट्रेंथन कल्चरल, कमर्शियल, सिविलाइजेशनल टाइज बिटवीन द टू नेशंस. एंड ये जो कनेक्टिविटी है, इट वाज अ सेंट्रल थीम ऑफ द जॉइंट विजन ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप. And India would also take steps to resume the operation of ferry service between Rameshwaram and Thelaimanar as well. So ये एक सर्विस जो है हमने शुरू करी है, लेकिन जो दूसरी फेरी सर्विस है उसको भी कंसिडर किया जा रहा है कि रामेश्वरम से थेलाईमनार तक स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं. सो दिस माइट कम in future that the service is also being started. So this is an important step. Why we are saying this? क्योंकि दोनों नेशंस में कनेक्टिविटी बढ़ेगा, जिससे पीपल एक्सचेंज जो होता है, ट्रैवल जो होता है, पालक स्टेट पे बहुत ज़्यादा वैसे ही ओवर द ईयर्स होता है, लेकिन बहुत टाइम से ये सस्पेंडेड था क्योंकि सिविल वॉर सिचुएशंस जब हुए थे कंट्रीज में, उसके बाद ये जो ट्रैवल था ये बंद कर दिया गया था. लेकिन अब इसे दोबारा जो है हमने स्टार्ट करा है. और ये स्टार्ट होने की वजह जो फेरी सर्विस है ये अफर्म करती है कि जो इंडिया का पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसको इंडिया मेंटेन करता है. एंड इट इज गोइंग टू इम्प्रूव द डिजास्टर मैनेजमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ईज ऑफ बिजनेस जो है दोनों नेशंस के बीच में बहुत ज्यादा ये इम्प्रूव करेगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फेरी सर्विस के साथ कोई डिस्प्यूट एसोसिएटेड नहीं है. श्रीलंका के साथ फेरी सर्विस स्टार्ट करने की वजह से लक्षद्वीप को थोड़ा सा ब्लो हुआ है. तो वो क्यों हुआ है देखते हैं. क्योंकि जो लॉन्च हुआ है न्यू फेरी सर्विस का तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, दिस हैज द आइसलैंडर्स ऑफ लक्षद्वीप फीलिंग शॉर्ट changed as it further worsened their transportation woes. क्योंकि पहले होता था जो लक्षद्वीप है वहां से कनेक्टिविटी थी, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि अब डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन इज देयर. एंड जो आइसलैंडर्स है, दे हैव बीन क्लैमरिंग फॉर मोर पैसेंजर वेसल्स फॉर इनर आइलैंड ट्रांसपोर्ट. व्हेन Cherayappa Paniya high-speed ferry with the capacity of carry 150 passengers was taken out of the service within the island group and launched to the ferry service connecting to Sri Lanka. जो चेरिया पानी था, इट वाज वन ऑफ द 3 हाई स्पीड वेसल्स जो थे जो इंटर आइलैंड फेरी सर्विस को
कंडक्ट करते थे, besides occasionally conducting services to Kochi in the mainland also. Basically इंटर आइलैंड ही थे, लेकिन कभी कभी मेनलैंड के साथ भी कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करते थे. अगर बात करें, टुगेदर दीज थ्री वेसल्स हैड द कैपेसिटी ऑफ कैरिंग 450 पैसेंजर. इट इज जस्ट विलायपानी एंड पराली नाउ, दीज आर द अदर टू फेरी सर्विसेज जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 300 पैसेंजर्स है. इससे क्या होगा? दिस इज श्योर टू फर्दर एग्रीवेट द ट्रांसपोर्टेशन क्राइसिस व्हिच इज फेस्ड बाय द आइसलैंडर. सो ये कहा जा रहा है कि ये इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट द पीपल ऑफ लक्षद्वीप. उनके लिए एक डिसएडवांटेज की तरह वो देख रहे हैं. तो लेट्स सी इसका क्या सोल्यूशन निकल के आता है या नहीं, वो हमें अपकमिंग टाइम में पता चलेगा. Now let's move on to the next news which is associated with stroke deaths. हेल्थ सेक्शन में बेसिकली ये न्यूज आता है. स्ट्रोक जो होते हैं एक हाईली प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल कंडीशन है. ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटेबल नहीं है, प्रिवेंटेबल नहीं है. ट्रीटेबल भी है, प्रिवेंटेबल भी है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन डेथ्स बाय 2050 बोला जा रहा है कि स्ट्रोक्स की वजह से होंगे. एंड प्राइमरीली किन कंट्रीज को अफेक्ट करेंगे? ये जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज होते हैं वहां बहुत ज्यादा ये इम्पैक्ट करने वाले हैं. ये जो प्रोजेक्शन है ये कोलैबोरेटिव एफर्ट के बाद आया है. वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन एंड लेसन न्यूरोलॉजी कमीशन ने ये स्टडी किया है एंड ये रिपोर्ट आया है कि 6.6 मिलियन लोग जो थे अफेक्टेड थे बाय 2020 स्ट्रोक डेथ से, लेकिन 2050 तक 9.7 मिलियन ये नंबर रेस हो सकता है. एंड बाय 2050 की अगर बात करें, इट इज एस्टिमेटेड दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रोक डेथ्स इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज विल सी एन इंक्रीज फ्रॉम 86% to 91%. And this report has emphasized the critical role of evidence-based pragmatic solutions in combating the situation also. So ऐसा नहीं है सिर्फ नंबर्स आए हैं, इस रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया गया है कि क्या हमें करने की जरूरत है, हमें क्या मॉनिटर करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए या सिग्निफिकेंट रिडक्शन इस नंबर्स में लाने के लिए जो ग्लोबल स्ट्रोक बर्डन है उसके लिए भी रिकमेंडेशंस इस पेपर में या स्टडी में हम बोल सकते हैं दिए गए हैं. Now the commission authors have presented their finding in 12 evidence-based recommendations. अब ये 12 evidence-based recommendations कौन से हैं? Now the first is establishing cost-effective surveillance system for precise epidemiological stroke data to guide prevention and treatment. That means एक cost-effective surveillance system होना चाहिए जिससे हमें prevention and treatment से related data मिले. Then we need to elevate the public awareness, foster healthier lifestyles through the widespread utilization of मोबाइल डिजिटल टेक्नोलॉजी इन्हें यूज करके हमें अवेयरनेस फैलाना चाहिए. देन इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस एंड प्रायोरिटाइजिंग meticulous planning for acute stroke care also. This was also one of the recommendation. Capacity building is one of the recommendation. Then training, provisioning of equipment is there. Treatment, affordable medicines, allocating adequate resources. These are, we can say, the areas which have been highlighted in this report. Now basically ये stroke होता क्या है? देखिए, when there is a blockage in the blood supply in the brain, basically it is associated with brain. जब कोई भी जो ब्लॉकेज होती है ब्लड सप्लाई की होती है ब्रेन में या अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज होता है इन ब्रेन हैमरेज, तब जो होते हैं स्ट्रोक कंडीशंस होते हैं या स्ट्रोक हो सकता है. एंड स्ट्रोक जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, आइस्मिक स्ट्रोक एंड हेमरेज स्ट्रोक. आइस्मिक स्ट्रोक की अगर बात करें, ये तब होता है जब ब्लॉकेज होती है ब्लड फ्लो की ब्रेन में एंड ब्लड कैन नॉट सप्लाई द ब्रेन विद न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन. दैट मीन्स जो ब्लड के साथ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन आता है ब्रेन तक, वो ब्लड नहीं सप्लाई कर पाता है और इस वजह से ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो डाई करना स्टार्ट करते हैं विद इन मिनट्स ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन. सो दिस इज इस्मिक स्ट्रोक हम जिसे बोलते हैं. दूसरा होता है हेमरेज स्ट्रोक, जो कि अब्रप्ट ब्लीडिंग ब्रेन में होती है उसकी वजह से होता है एंड दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक होते हैं. ब्लड लीकेज की वजह से ब्रेन सेल्स में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और उसकी वजह से वो हार्म होते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉमन रिस्क एसोसिएटेड विद स्ट्रोक. देखिए, हाई ब्लड प्रेशर दैट इज हाइपरटेंशन जो है एक कॉमन रिस्क है. स्मोकिंग, डायबिटीज. रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड का मतलब है जिनको ये कंडीशंस होते हैं उनमें स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है. ओके, तो जिन्हें हाई बीपी होता है, जो स्मोक करते हैं, डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन है, फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रोक्स की, एज ज्यादा है, विद इंक्रीजिंग एज रिस्क बढ़ता है, सर्टेन मेडिकल कंडीशंस जैसे कि आपका आर्टियल फाइब्रिलेशन है, दैट हार्ट बीट जिसमें इरेगुलर होती है, जिनको ये कंडीशंस ऑलरेडी होते हैं उनको स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. सिम्टम्स की अगर बात करें, नमनेस हो सकती है, वीकनेस इन फेस, आर्म, लेग आप फेस कर सकते हो. टिपिकली वन साइड ऑफ द बॉडी पैरालिटिक फील करते हैं. ट्रबल होता है बोलने में, स्पीच और अंडरस्टैंडिंग स्पीच में प्रॉब्लम होता है लोगों को, कंफ्यूजन हो सकता है, सिवियर हेडेक रहता है,
आई विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, वन और बोथ, देन डिजीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सब चीजें जो हैं बोल सकते हैं सिम्टम्स होते हैं स्ट्रोक के। अब रिकमेंडेशंस क्या है टू कॉम्बैट द लूमिंग स्ट्रोक्स? पहला है क्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव सर्विलेंस सिस्टम, जैसे कि हमने बताया कि जो स्ट्रोक का प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट है, उसे डिटेल तरीके से किया जा सके, इसीलिए ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सर्विलेंस सिस्टम जो है हेल्पफुल रहेगा। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देन स्ट्रोक केयर सर्विसेज, दैट मीन सेटिंग the planning and development of acute stroke care services as is the top priority. Building capacity, लोगों को educate करना, क्या टूल्स उन्हें यूज कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी वो यूज कर सकते हैं, जो अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मेडिकेशंस अवेलेबल है, कैसे वो रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल करवाएंगे, ये सारी जो चीजें हैं स्ट्रोक केयर सर्विसेज का पार्ट है और ये हमें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज डिफेंस सेक्शन। सो बेसिकली 91st एनिवर्सरी था इंडियन एयरफोर्स का, तो एक नया इंसाइन जो है एयरफोर्स का वो लॉन्च किया गया है। एंड इसमें क्या है, एयरफोर्स का जो क्रेस्ट होता है उसके टॉप राइट कॉर्नर पे ये इंसाइन जो है वो इंक्लूड किया गया है। एंड दिस ईयर एयरफोर्स डे परेड वाज हेल्ड इन एयरफोर्स स्टेशन बमरौली विच इज इन प्रयागराज, एंड द एयर डिस्प्ले हेल्ड इन द आफ्टरनून ऑन द बैंक्स ऑफ योर त्रिवेणी संगम। इट्स ऑफ फ्यू लैक्स ऑफ पीपल ऑल्सो वॉचिंग द एरियल मनोवर्स। सो आपको ये नाम याद रखने हैं कि कहाँ हुआ था, प्रयागराज में। 95th एनिवर्सरी थी, न्यू इंसाइन लॉन्च किया गया था इस पे, और त्रिवेणी संगम जो रिवर है, बैंक्स ऑफ त्रिवेणी संगम में ये जो बोल सकते हैं डिस्प्ले ऑफ एयर डिस्प्ले जो है वो हेल्ड हुआ था। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नाउ नए इंसाइन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्सप्लेनिंग द न्यू इंसाइन, द स्टेटमेंट सेड द IAF crest has national symbol एंड देन एक अशोका लायन इज देयर ऑन द टॉप ऑफ विच स्वर्ड्स, आप यहाँ देख सकते हैं सत्यमेव जयते इन देवनागरी स्क्रिप्ट इट इज रिटन देयर, एंड बिलो द अशोका लायन इज अ हिमालयन ईगल with its wing spread. You can see the wings are spread here, denoting the fighting qualities of your Indian Air Force. A ring in the light of blue color encircles the Himalayan eagle with the words Bharatiya Vayu Sena, and the motto of IAF is inscribed below the Himalayan eagle in golden Devanagari also. So this is the details of the new ensign जो launch किया गया है। अब थोड़ा सा की हाईलाइट देख लेते हैं इस इवेंट के कि कौन कौन से हमें बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या अदर एयरक्राफ्ट देखने के लिए मिले। तो इन दिस इवेंट सारंग हेलीकॉप्टर वाज देयर, and then another was C295 transport aircraft was there, then MiG-21 Bison was also there, which all these aircraft were used to show their capacities, and basically जो होता है हम बोल सकते हैं कि एयरफोर्स की कैपेसिटीज को डिस्प्ले करते हैं ऐसे इवेंट्स में, तो उनके लिए ये चीजें यूज की गई थी, जैसे MiG-21 Bison हुआ। थीम की अगर बात करें, एयरफोर्स डे क्योंकि सेलिब्रेट हो रहा था, तो इसका था IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, इस ईयर का थीम रहा है। And this was the first Air Force Day parade जहां this was commanded by women officers. Group Captain Shaliza Dhami जो थे, and she is also the first woman officer of IAF to command a combat unit. So इसीलिए भी ये 91st एनिवर्सरी जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट एयर फोर्स डे परेड ये ऐसा है जहाँ पे वुमेन ऑफिसर ने कमांड किया है। एंड द परेड हैड एन ऑल वुमेन contingent of newly included Agniveer Vayu personnel also, and this parade also included a flight of Garud commands of IAF. Then this was also done for the first time, क्योंकि उनका जो 20 years in service जो है वो complete हो रहा है। So these were all the aircrafts we can say जो display कर रहे थे अपनी capabilities in 91st anniversary of IAF. So let's move on to the next news, which is India and Italy ने जो defense agreement sign किया है। Basically, अभी recently Prime Minister has visited Italy and they have signed a defense cooperation agreement also, ताकि कि promote किया जा सके cooperation various defense domains में, जैसे कि security, defense policy हुआ, R&D, education, military field से related हुआ, maritime awareness हुआ, sharing of defense information हुआ, industrial cooperation including co-development, co-production, joint venture setup करने की बात जो है इस agreement में करी गई है। सो ड्यूरिंग द डिस्कशन पर्टिकुलर इन्फोसिस की अगर बात करें तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को कैसे बढ़ाया जाएगा उस पर किया गया था, जिसमें इंटरेक्शंस बिटवीन इंडियन स्टार्टअप्स एंड इटालियन डिफेंस कंपनीज जो है उसकी बात करी गई है, कैसे दोनों को हम स्ट्रेंथन करेंगे। अगर की एरियाज की बात करें तो जैसे कि सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी की बात इस बायलैटरल कॉर्पोरेशन में करी गई है, तो इंडिया एंड इटली विल कोलैबोरेट ऑन डिफाइनिंग एंड शेपिंग सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसीज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉइंट एफर्ट होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि रिलेटेड होंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से रिलेटेड। एजुकेशन एंड मिलिट्री फील्ड की अगर बात करें तो दोनों ही नेशन प्रमोट करेंगे एजुकेशनल एक्सचेंजेस, पार्टनरशिप इन मिलिट्री ट्रेनिंग एंड नॉलेज शेयरिंग। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की बात करें तो
Enhancing awareness and security in maritime domain will be the focus of this cooperation. Sharing the defense information, India and Italy will exchange crucial defense information to strengthen their defense capabilities. इंडस्ट्रियल कॉपरेशन की अगर बात करें तो दोनों ही नेशन काम करेंगे को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन एंड एस्टैब्लिशिंग जॉइंट वेंचर्स इन डिफेंस सेक्टर में. अब इंडिया एंड डिफेंस की बायलैटरल रिलेशंस की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि इंडिया एंड इटली के डिफेंस रिलेशंस बहुत ज़्यादा नए हैं. नहीं, हमारे डिप्लोमेटिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट टाइज, कल्चरल टाइज, साइंटिफिक कॉपरेशन, डिफेंस कॉपरेशन बहुत पहले से रहे हैं. एंड इंडिया एंड इटली जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन हैं बट बहुत यंग स्टेट्स हम इन फिर भी बोलते हैं. एंड जो कॉमन इंटरेस्ट जो रूल करते हैं दोनों इंटरनेशनल दोनों नेशंस के बोल सकते हैं कॉपरेशन के, वो है इंटरनेशनल ऑर्डर. दोनों ही देश मेंटेन करना चाहते हैं एंड इंडिया एंड इटली दोनों ने कॉर्डियल रिलेशन बहुत पहले से एंजॉय किया है. सो ये कॉमन इंटरेस्ट के एरियाज हम बोल सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिप्लोमेटिक टाइज ऑफ बोथ द कंट्रीज. सो पॉलिटिकल रिलेशन की अगर बात करें तो 1947 के टाइम से इंडिया एंड इटली के बीच में पॉलिटिकल रिलेशन रहे हैं. कॉर्डियल रिलेशनशिप रहा है, रेगुलर एक्सचेंज ऑफ विजिट्स होते रहे हैं पॉलिटिकल एंड ऑफिशियल्स लेवल पे दोनों कंट्रीज में. And Italy has also supported India's membership to export control regimes like missile technology control regime हुआ, वासना अरेंजमेंट हुआ, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हुआ, इन सब में इटली ने इंडिया को सपोर्ट किया है. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, इटली की अगर बात करें पर्टिकुलरली इज अमंग इंडियाज टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स इन EU, दैट इज यूरोपियन यूनियन. The balance of trade has been in India's favor since the early 80s only. That means हमारे पास इटली हमसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, हम इटली से कम इंपोर्ट करते हैं, हमारा एक्सपोर्ट इटली के टुवर्ड्स ज़्यादा है. दैट इज वाई बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के फेवर में है. 2021 की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन एनर्जी ट्रांजिशन टू एडवांस कोलैबोरेशन ऑन एरियाज लाइक ग्रीन हाइड्रोजन एंड बायोफ्यूल्स जो है साइन किया था. इंडिया इनवाइटेड इटली टू पार्टनर इन मेक इन इंडिया ऑल्सो, आत्मनिर्भर भारत अभियान ऑल्सो, जो कि फोकस एरिया इसमें रहे रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, IT, टेलीकॉम, स्पेस was another sector. Italy has also joined the successful India-France-led International Solar Alliance, which comprise of more than 80 countries. 90 मेंबर्स से ज़्यादा मेंबर्स हैं वहाँ पे. कल्चरल एक्सचेंज की अगर बात करें तो कल्चरल कॉपरेशन 1976 में साइन हुआ था. इट वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू एग्रीमेंट इन जुलाई 2004. कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम इटली और इंडिया के बीच में एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट से रिलेटेड हैं, लैंग्वेज प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, बहुत सारे अदर एकेडमिक कोर्सेज होते हैं वो भी किए जाते हैं. साइंटिफिक कॉपरेशन की अगर बात करें तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था ऑन SNT कॉपरेशन. इट वाज इन 1978. इन जो अग्रीमेंट था 3 ईयरली एक्शन प्लान पे काम करता था which a maximum of 30 joint research projects can be undertaken under this project, and this was replaced in November 23 by another agreement. और इंडिया इटली का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन है JSTC, इट हैज बीन एक्टिवली प्रमोटिंग कॉपरेशन थ्रू जॉइंट प्रोजेक्ट प्रपोजल्स ऑल्सो. तो साइंटिफिक कॉपरेशन में भी बहुत सारे जॉइंट प्रपोजल्स रहे हैं. डिफेंस की अगर बात करें तो डिफेंस कॉपरेशन हैज ट्रेडिशनली बीन एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडिया इटली रिलेशन. एक MOU भी साइन हुआ था 1994 नवंबर में डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर. इंडियन आर्मी हैज अ हिस्टोरिकल कनेक्शन विद इटली एंड इंडिया ऑल्सो वेलकम इटलीज एंगेजमेंट इन इंडियन Ocean Rim Association IORA and Italy's new status as a development partner of ASEAN also. Then navies of both the countries regularly cooperate in anti-piracy missions में दोनों ही countries के जो navies हैं वो participate करते हैं. अगर significance की बात करें तो इटली जो है 5 trading partners जो इंडिया के हैं EU में, उसमें currently among top 5 में आता है, जो top 5 partners हैं. एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव रहा है तो इटली बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए हो जाता है. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है इटली की, एंड यूरोप सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फॉर होम सिक्योर सप्लाई चेन्स एंड मैरीटाइम रूट्स लिंकिंग टू एशिया टू यूरोप एंड रूल बेस्ड ट्रेड आर इंपॉर्टेंट. एंड इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग पावर इन इंडो पैसिफिक, कैन यूज इट टू देयर एडवांटेज ऑल्सो, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. देन हेज अगेंस्ट चाइना. करंट इटालियन जो गवर्नमेंट है वो कंसर्न रेज कर रहे हैं रिगार्डिंग चाइना. इंडिया कैन यूटिलाइज इटली टू इन्फ्लुएंस EU ऑल्सो, क्योंकि वो हमारा उस मैटर में साथ दे सकते हैं. लेकिन देयर आर 2 इश्यूज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इटली. पहला है लैक ऑफ सेपरेट फ्रेमवर्क. इंडिया डज नॉट हैव अ सेपरेट ट्रेड अग्रीमेंट विद इटली लाइक इंग्लैंड के साथ जैसा है. इंगेजमेंट इटली के साथ जो है वो EU के अम्ब्रेला के तहत आता है, कोई पर्टिकुलर सेपरेट एंटिटी नहीं है या अग्रीमेंट नहीं है. सैडल्ड बाय इंसिडेंट्स लाइक ट्रीटमेंट ऑफ इटालियन मरीन्स, कैंसिलेशन ऑफ VVIP चॉपर्स डील, ये थोड़ा सा रिलेशनशिप पे बैड इम्पैक्ट करते हैं इंडिया एंड इटली के. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज व्हिच इज अबाउट आर्थराइटिस.
अर्थराइटिस डे सेलिब्रेट किया गया था अक्टूबर 12 को. बेसिकली दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द एक्जिस्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ rheumatic and musculoskeletal disease, जिसे RMD भी बोलते हैं. So that is why World Arthritis Day is celebrated. थोड़ा सा की हाइलाइट्स देखते हैं. बेसिकली अर्थराइटिस होता क्या है? जॉइंट पेन या जॉइंट डिजीज हम इसे बोल सकते हैं, जिसमें इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो सकती है वन या मोर जॉइंट के. वैसे तो 100 टाइप ऑफ कंडीशंस अर्थराइटिस से एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन सबसे दो जो कॉमन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस. ये जो दो हैं वे बहुत प्रॉब्लम जो है, या बोल सकते हैं हम इसके ज्यादा केसेस ऑब्जर्व करते हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर बात करें तो जो कार्टिलेज होता है, विच इज द कन्वेक्टिव टिश्यू दैट कन्वर्ट्स द एंड ऑफ योर बोन्स वेयर दे फॉर्म अ जॉइंट, वो वहां वियर डाउन हो जाते हैं, जिससे अंडरलाइन जो बोन होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है, जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि पेन होता है. ओके, बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि आपकी बोन के ऊपर जो कनेक्टिंग टिश्यू का जो कवर होता है, जब वो टियर डाउन होता है, उसकी वजह से बोन में चेंजेस होते हैं, क्योंकि जब दोनों ही बोन के बीच में वो कनेक्टिंग टिश्यू नहीं होगा जहां जॉइंट है, तो वो बोन्स आपस में रब करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. तो वेयरिंग डाउन ऑफ दैट कनेक्टिव टिश्यू जो एक बोन के एंड पे होता है जॉइंट के पास, उसे हम बोल सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन होती है. जनरली ये हैंड में, नी में, हिप में, स्पाइन में होता है, एंड इट्स प्रेवलेंस टेंड्स टू इंक्रीज विद एज ऑल्सो. दैट मीन्स विद एज ये बीमारी थोड़ी बढ़ती है, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. 2022 में इस पे एक पेपर भी आया था, बोला गया था 62.35 मिलियन जो लोग इंडिया में हैं वो सफर करते हैं इस कंडीशन से, एंड ये 2019 का डेटा है. नाउ द अदर कॉमन कंडीशन ऑफ अर्थराइटिस इज र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस. ये एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है. इसमें क्या होता है? बेसिकली जो इम्यून सिस्टम होता है वो हेल्दी टिश्यूज को अटैक करता है, जिसकी वजह से पेन होती है, स्वेलिंग हो जाती है अफेक्टेड एरियाज में. जो आरए है वो अफेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ योर जॉइंट्स, एंड इवेंचुअली क्या होता है? बोन इरोजन, जॉइंट डिफॉर्मिटी को लीड करता है. सो दिस इज द अनदर कंडीशन ऑफ अर्थराइटिस विच इज प्रॉब्लमैटिक. जनरली अगर बात करें तो हैंड, रिस्ट, नीज में बहुत ज्यादा कॉमन होता है, लेकिन बहुत सारे अदर ऑर्गन जैसे स्किन, आई, हार्ट में भी ये हो सकता है. अब अर्थराइटिस की अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो सर्टेन रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड है. जैसे वुमेन फॉर इंस्टेंस, मोर लाइकली उनको आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर डेवलप होने की टेंडेंसी होती है, और जेनेटिक रोल भी हो सकता है. दैट मीन्स अगर हिस्ट्री है तो हो सकता है बहुत आसानी से हो जाए. अब ट्रीटमेंट ऑप्शन की अगर बात करें तो फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज देयर, मेडिकेशन है पेन के लिए, सर्जिकल ऑप्शंस आर आल्सो देयर. अगर कोई और ट्रीटमेंट जो है वो काम नहीं करता है तो सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन वी कैन से. अब जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसका कोई स्पेसिफिक कारण हमें आज की डेट में नहीं पता है. बोला जाता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी, जैसे वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्मोकिंग, इससे भी ये ट्रिगर डाउन होता है और हो सकता है. एंड ऐसा कोई केयर नहीं है, आज तक क्योर नहीं बनाया गया है आरए के लिए, और सिर्फ ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मेडिकेशन या फिजिकल थेरेपी या सेल्फ मैनेजमेंट या केयर ही है. पर्टिकुलर कोई क्योर ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं. प्रिवेंशन की अगर बात करें तो अगर आपको पता चलता है कि अर्थराइटिस के आपके कोई सिम्टम है और या डायग्नोस होता है कि अर्थराइटिस है, तो आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस तुरंत स्टार्ट करने चाहिए. हालांकि ये है, देयर इज नो सर्टेन वे ऑफ डूइंग दिस. हम ये कर सकते हैं इन जनरल कि हेल्दी जॉइंट्स जो है मेंटेन करने के लिए मोबिलिटी होनी चाहिए, फंक्शंस जैसे कि एक्टिविटी, इनएक्टिव नहीं होने चाहिए, जो कि यूएस बेस्ड अर्थराइटिस फाउंडेशन की रिकमेंडेशन है, उन्हें फॉलो कर सकते हैं. जैसे अदर डिजीज के लिए प्रिवेंशन होता है कि हेल्दी डाइट खानी है, जैसे स्मोकिंग एक कारण है जिसकी वजह से अर्थराइटिस हो सकता है, तो अवॉइड स्मोकिंग. सिर्फ प्रिवेंशन में हम ये चीजें कर सकते हैं कि जॉइंट से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं आपकी, या हेल्दी डाइट, अवॉइड स्मोकिंग, जिन कारण से ये बहुत ज्यादा होता है, उन चीजों से हम इसे सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज योर हंगर इंडेक्स. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 आया है. आउट ऑफ 125 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक जो है 111 रहा है. दैट मीन्स 111 पोजीशन पे रहा है. एंड इंडिया ने इस रैंक को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं लिया है. हम बोल सकते हैं इंडिया ने मेथोडोलॉजी वगैरह पे सवाल उठाए हैं कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है कि रैंक 111 होना चाहिए. देखिए, बेसिकली जीएचआई स्कोर होता क्या है? ये 4 पैरामीटर्स के इंडिकेटर्स या पैरामीटर्स हम बोल सकते हैं, जैसे मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ हंगर, जिसमें आप बोल सकते हैं अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन सबको कंसिडर करके, इंडिकेटर्स को कंसिडर करके उसके बेस पे स्कोर बनाया जाता है. अगर की हाइलाइट्स की बात करें तो अफगानिस्तान, हाइती एंड 12 सब सहारन कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया से भी
वर्स्ट जिन्होंने परफॉर्म किया है जीएचआई पे। और इंडिया का रैंकिंग की जो बात करें तो जीएचआई स्कोर इंडिया का रहा है 28.7 आउट ऑफ द 100 पॉइंट स्केल, जहां 0 जो होता है बेस्ट होता है, दैट मीन्स वहां उस कंट्री में कोई हंगर नहीं है, 100 जो होता है वर्स्ट होता है। ओके, और इंडिया का जो स्कोर रहा है उसके हिसाब से इंडिया को सीरियस कैटेगरी में डाला गया है। अब जैसे कि मैंने बताया कि 4 पैरामीटर्स जो होता है उसको कैलकुलेट करके उनको देख के जो है जीएचआई स्कोर देखा जाता है। तो अंडर नरिशमेंट 1/3 जो स्कोर होता है उस पर कैलकुलेट किया जाता है, और अगर 9.9 से नीचे होता है तो वो लो होता है। चाइल्ड स्टंटिंग का 1/6 पोर्शन लिया जाता है, 10 to 19.9 पे मॉडरेट कंसिडर किया जाता है। चाइल्ड वेस्टिंग 1/6 सीरियस में तब डाला जाता है हंगर स्केल में जब 20 से 34.9 आपका स्कोर होता है, जो कि इंडिया का जैसे कि 28.7 है, तो इंडिया को सीरियस में डाला गया है। अलार्मिंग सिचुएशन तब होती है जब आपका स्कोर 37 से 49.9 आता है। एक्सट्रीमली अलार्मिंग अगर आपका स्कोर 50 से भी ज्यादा है जीएचआई में। एंड फोर्थ पैरामीटर की अगर बात करें चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो 1/3 शेयर जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी का होता है। दैट मीन्स 1/3 अंडर नरिशमेंट, देन 1/3 चाइल्ड मोर्टेलिटी, 1/6 चाइल्ड स्टंटिंग, 1/6 चाइल्ड वेस्टिंग। इन सबको इनके बेसिस पे पैरामीटर्स पे मार्क्स दिए जाते हैं एंड उसके बाद जीएचआई स्कोर आपका बनता है। Now, the Ministry of Women and Child Development yet again questioned the GHI and called it a flawed measure of hunger, and it says that India का true position ये reflect नहीं करता है जो स्कोर आया है। अब थोड़ा सा recent जो डेटा है वो देख लेते हैं कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इंडिया की प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको नहीं दिखाता है। चाइल्ड स्टंटिंग की अगर बात करें तो इट इज प्रेवलेंट एट 35.5%, जो कि हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 का है ये उसका डेटा है। देन अंडर नरिशमेंट की बात करें तो 16.6% है। ये फूड सिक्योरिटी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 का डेटा है। देन इंडिया चाइल्ड वेस्टिंग रेट अगर देखें तो 18.7% है। दिस इज अगेन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है एंड इट इज द हाईएस्ट अमंग ऑल द कंट्रीज इन द रिपोर्ट, दैट मींस जीएचआई रिपोर्ट में जो कंट्रीज हैं। देन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो 3.1 पे स्टैंड करता है एंड दिस इज यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन जनवरी 2023 का डेटा है। तो इन डेटा को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडिया की जो करंट स्टेटस है हंगर की वो ये रिपोर्ट जो है रिफ्लेक्ट नहीं करती है ना। इंडिया गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा? क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ है मेथोडोलॉजी का। ये कहा गया है कि कंसर्न्स रेज करे गए हैं बेसिकली कि जो मेथोडोलॉजी यूज की गई है उसके हो सकते हैं मेलाफाइड इंटेंट रहा हो या सीरियस मेथोडोलॉजिकल इश्यूज को रेज किया गया है। एंड डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट पोर्शन ट्रैकर कंसिस्टेंटली शोज चाइल्ड वेस्टिंग जो है 7.2% रही है, जो कि जीएचआई रिपोर्ट में 18.7 दिया गया है। तो कॉन्ट्राडिक्टिंग डेटा भी इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है। नाउ फोकस ऑन चाइल्ड हेल्थ। गवर्नमेंट ने ये नोट किया है कि 3 आउट ऑफ द 4 जीएचआई इंडिकेटर्स पर जो है वो पर्टिकुलरली चाइल्ड हेल्थ पे फोकस करते हैं और वो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर पॉपुलेशन नहीं देते हैं। तो जीएचआई स्कोर में क्योंकि चाइल्ड पे बहुत ज्यादा फोकस है तो उसको एक मुद्दे को रेज किया गया है कि कंप्लीट पॉपुलेशन को आप इसके कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। देन स्मॉल सैंपल साइज। गवर्नमेंट ने ये बोला है जो एक्यूरेसी है प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन की, जो कि एक इंडिकेटर है, ये स्मॉल सैंपल साइज पे बेस होता है। ये इंटायरली जो पूरी पॉपुलेशन है उसको डिपिक्ट नहीं कर सकता है। देन कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स आर देयर। गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड दैट दिस इज द इंडिकेटर लाइक स्टंटिंग, वेस्टिंग, दे आर द आउटकम ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स, जैसे कि सैनिटेशन है, जेनेटिक्स है, एनवायरमेंट है, फूड यूटिलाइजेशन है। ये सिर्फ हंगर से एसोसिएटेड नहीं है, तो आप उसको उस पैरामीटर में नहीं डाल सकते हो क्योंकि जो स्टंटिंग है या वेस्टिंग है सिर्फ उसका हंगर रीजन नहीं होता है, और भी रीजन की वजह से ये चीजें हो सकती हैं। एंड इन गवर्नमेंट ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है मे नॉट सोनली बी एन आउटकम ऑफ हंगर। चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चों की डेथ जो है वो होती है। बोल सकते हैं न्यू नेटल केयर भी एक फैक्टर हो सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज रेज दिस कंसर्न कि जीएचआई में जो नंबर आया हो इंडिया का ट्रू जो बोल सकते हैं सिचुएशन आज की डेट में उसे रिफ्लेक्ट नहीं करता है। सो आई होप आपको ये सारे जो न्यूज़ हैं बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वीकली अपडेट वीडियो। थैंक यू।